हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन अपने मूल कंसेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूल संकल्पना मूल संकल्पना जो है वो 3 भागों में बटी हुई है ना। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग था मूल की संख्या, ठीक है। दूसरा भाग था मूल का द्रव्यमान, बात क्लियर। तीसरा तीसरा था मोल का आयतन। क्या था भाई? मोल का आयतन। ये 3 बातें हम मोल संकल्पना में पढ़ते हैं। मोल संकल्पना को शुरू करने से पहले जाना जाता है कि मोल क्या है ना। मोल के बारे में जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था। एक खाली बड़ा सा कमरा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो जेम्स होती हैं वो पड़ी हुई हैं, रंग बिरंगी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत 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 सारी बहुत पड़ी हुई हैं, उस पूरे हॉल के अंदर बिखरी हुई हैं। अब एक जना आया और बोला कि ये ना, इन सारी जेम्स को गिनो कि ये कितनी हैं, मुझे गिनकर बताओ ये कितनी सारी हैं। और वहां पर वो पूरा हॉल भर रखा था खतरनाक तरीके से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप खुद डूब सकते हैं उसके अंदर। आप खुद डूब जाएंगे ना, तो जब आप उठेंगे तो आपके ऊपर से जाएंगी वो जेम्स, इतनी सारी भरी हुई हैं, ठीक है। और इतनी सारी जेम्स को गिनने का काम बोला है। अब वहां पर इतनी सारी जेम्स को गिनना असंभव सा लगता है क्योंकि बहुत सारा है, ठीक है। और मान लीजिए इस स्थिति को मैं और कैलकुलेट कर दूं, मतलब इसको और मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर बहुत सारी जेम्स हैं, तो मैं इसको 100 रूम्स कर दूं, है ना। 100 रूम है और उसके अंदर सेम क्वांटिटी की बहुत बहुत सारी जेम्स रखी हुई है ना। तो अब आपको इनको कैलकुलेट करना है, इसकी संख्या को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? तो इसको हल करने के लिए, उन जेम्स की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया? कुछ तरीका ढूंढा गया। और तरीका क्या था कि कुछ बॉक्स मंगाए गए, ठीक है। जो कार्टून्स होते हैं ना, बॉक्स समझते हैं सब। तो वो बॉक्स मंगाए गए और बॉक्स में कहा गया कि इसमें सिर्फ 100 ही जेम्स भरना है, ठीक है। ये बॉक्स है, इसके अंदर सिर्फ 100 ही जेम्स भरना है। और 100 जेम्स भर लो और भरते जाओ और एक तरफ सारे बॉक्स को रखते जाओ। तो टीम बनाई गई और टीम ने ऐसे ही करा। पहला रूम लिया और पहले रूम में जितनी भी जेम्स थी उन जेम्स के बराबर बॉक्स मंगाए गए, ठीक है। बॉक्स मंगाए गए और शर्त क्या थी कि हर एक बॉक्स के अंदर कितनी जेम्स आनी चाहिए? 100 जेम्स आनी चाहिए, ठीक है भैया। मंगाई गई और भरते गए भरते गए भरते गए। इस प्रकार से वो पूरी जो जेम्स थी वो कितने बॉक्स में आ गई? मान लो 1000 बॉक्स में आ गई, है ना। 1000 बॉक्स में वो सारी की सारी जेम्स आ गई एक रूम की, ठीक है। एक रूम की, एक रूम में बहुत सारी जेम्स थी। और उन बहुत सारी जेम्सों को गिनने के लिए एक अच्छे और बेहतर स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर, क्या करो कि है ना, उनके बराबर ही एक बॉक्स मंगा लो, बहुत सारे बॉक्स मंगा लो छोटे छोटे, जिसमें है ना हर एक बॉक्स में कितनी जेम्स होंगी? हर एक बॉक्स में कितनी जेम्स होगी? 100 जेम्स होगी। मतलब एक बॉक्स में कितनी जेम्स होंगी? 100 जेम्स होंगी। कितनी जेम्स? 100 जेम्स होंगी, ठीक है। और जब उन हर एक बॉक्स में 100 जेम्स होंगी, ठीक है। और फिर इस प्रकार से भरते गए भरते गए भरते गए, तो भरते गए तो एक रूम में से 1000 बॉक्स निकले। एक रूम में से 1000 बॉक्स निकले जिनमें 100 जेम्स भरी हुई थी, जिनमें 100 जेम्स भरी हुई थी, ठीक है। एक बॉक्स बराबर 100 जेम्स, ठीक है। तो अब पूछा गया पुनः सवाल कि अब बताओ कि एक रूम में, अब बताओ कि एक रूम में कितनी जेम्स भरी हुई थी? वो इतनी सारी बिखरी पड़ी हुई थी ना, कितनी भरी हुई थी? तो जवाब आया कि सर, एक बॉक्स में 100 जेम्स थी, ठीक है। एक बॉक्स में 100 जेम्स थी और हमारे पास जेम्स से भरे हुए कितने बॉक्सेस आए? 1000 बॉक्सेस आए। तो एक बॉक्स में कितनी जेम्स हैं? 100 जेम्स हैं। तो बताइए 1000 बॉक्स में कितनी जेम्स होंगी? कौन बताएगा? 1000 बॉक्स में कितनी जेम्स होंगी? 1000 गुणा 100 यानी 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 जेम्स होंगी, ठीक है।
10⁵ जेम्स से होंगी, यानी इतनी सारी जेम्स से होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बहुत सारी संख्या हमारे पास थी, हमने एक बॉक्स के माध्यम से क्वांटिटी फिक्स कर दी कि एक बॉक्स में सिर्फ 100 जेम्स आएंगी, है ना। अब 100 जेम्स आएंगी, एक बॉक्स में 100 जेम्स आएगी, तो हम बढ़ते गए, कितने बॉक्सेस हो गए हमारे पास, 1000 बॉक्सेस हो गए, यानी एक सीमित संख्या आ रही। जब हम उन जेम्सों को देख पा रहे थे, इमेजिन करिए कि एक रूम है, एक बहुत बड़ा रूम है और उसके अंदर बहुत सारी जेम्स भरी हुई हैं, और आपको बोल दिया जाए कि इन जेम्स को गिन के बताओ, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3, नहीं, सालों लग जाएंगे। क्या करा आपने, एक टीम बनाई और हर एक टीम को आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया, आपने एक रूल बना दिया कि भाई मैं आपको कुछ बॉक्स देता हूं, है ना, इनके अंदर 100 करनी है, बस 100 से ज्यादा नहीं भरनी चाहिए, हर एक बॉक्स में 100 जेम से बढ़ते चलो, और इस प्रकार से आप सेपरेटली तौर पर ही जान पाओगे कि हर एक बॉक्स में 100 जेम्स हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स की कीमत, मतलब एक बॉक्स में कितनी जेम्स है, 100 जेम्स है, तो कितने बॉक्सेस निकले, 1000 बॉक्सेस निकले। तो 1000, एक बॉक्स में 100 जेम्स है, तो 1000 बॉक्स में कितनी जेम्स होंगी, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 10⁵ जेम्स होगी। तो आपके लिए बहुत सरल हो गया। इसी प्रकार से मोल संकल्पना का जो पहला टॉपिक होता है, मोल की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जैसे बॉक्स था वैसे यहां पर मोल है, यहां पर जैसे बॉक्स था वैसे वहां पर मोल है। एक बॉक्स बराबर होता है 100 जेम्स हैं, और एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23। वहां जेम्स था, यहां पर परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन होते हैं। यहां पर रूम था, यहां पर पदार्थ होता है, यहां पर रूम था, यहां पर पदार्थ होता है। जिस प्रकार से हम एक रूम के अंदर जेम्सों को गिन रहे थे, वैसे ही एक पदार्थ के अंदर हम परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के विषय में गणना करते हैं। बातें क्लियर हो रही है। और वहां पर इतने सारे परमाणु होते हैं, हम जानते हैं एक तत्व के अंदर, एक पदार्थ के अंदर बहुत सारे अनगिनत परमाणु होते हैं। अगर हमको उन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो ये हमारे लिए बहुत कठिन है। जेम्स को तो एक तरीके से हम देख पा रहे थे, लेकिन परमाणुओं को हम नहीं देख सकते। फिर भी हमने क्या करा, खोजबीन करी, और हमने क्या निर्धारित करा कि एक परमाणु में, कोई सा भी परमाणु हो, चाहे वो किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, हर एक पदार्थ की एक मोल में कितने परमाणु होंगे, कोई भी पदार्थ हो उसके एक मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 कण होंगे, है ना, 23 कण होंगे। जहां पर ये जो कण शब्द है वो डिनोट करता है परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था इस बात को, जैसे एक बॉक्स बराबर 100 जेम्स होती है, उसी प्रकार से एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। अब चाहे रूम कोई सा भी हो, उसमें यहाँ पर ध्यान देना, अब मैंने बोला था 100 रूम्स हैं, है ना, तो आप 100 रूम्स की भी आराम से ज्ञात कर सकते हो जब जो जेम्स हैं उनकी सेम क्वांटिटी हो। अब मान लो कि है ना, एक रूम में जेम्स कुछ कम है, एक रूम में जेम्स कुछ ज्यादा है, तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि हर एक बॉक्स में कितने आने वाले हैं, 100 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो भरते चलो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बॉक्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से समझना, बॉक्स की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बॉक्स की जो संख्या में अंतर आ सकता है। चाहे एक रूम में मान लो 100 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो दूसरे रूम में 50 बॉक्सेस आ सकते हैं, है ना, तीसरे रूम में 150 बॉक्सेस आ सकते हैं, लेकिन जेम्स की संख्या आपको सटीक पता चलेगी, क्योंकि हर एक बॉक्स में 100 जेम्स हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ हो, उसमें परमाणु की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक मोल का ज्ञात रखना था, एक मोल में इतने कण होते हैं। अब मान लीजिए ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये अपने लास्ट, अभी आज अपन मोल का आयतन पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक बार चाहता हूं आपको कि मैं आपको रिवाइज करा दूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से बिल्डअप करा दूं, ताकि आप इस लास्ट वीडियो के साथ आपका जो जर्नी है मोल संकल्पना की वो कंप्लीट हो जाए। तो एक बात तो मैंने आपको समझा दी संख्या की, एक रूम था, उसमें बहुत सारी जेम्स थी, उसको आपको गिनना था, उसके लिए एक आइडिया दिया गया कि आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं और हर एक बॉक्स में सिर्फ 100 जेम्स आपको भरनी है, तो ऐसे भरते चलो। तो उस कंसेप्ट से आपको ये तो समझ में आ गया
कि है ना अच्छी तरीके से हम किसी पदार्थ में परमाणु की कितनी संख्या है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 जो कण होते हैं वो हर एक पदार्थ में उपस्थित होते हैं। हर एक पदार्थ में परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। हर एक पदार्थ में, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन, कुछ भी हो, उसमें परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन हमने निर्धारित कर दिया कि वो परमाणु की जो संख्या है वो 1 मोल बराबर, जिस प्रकार से हमने जेम्स के केस में एक बॉक्स बराबर 100 जेम्स ली थी, उसी प्रकार से हम परमाणु केस में 1 मोल बराबर कितने परमाणु ले लेते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु ले लेते हैं। यहाँ पर कण जो डिनोट करता है, कण का मतलब है पदार्थ की प्रकृति पर। अगर पदार्थ आपका कोई तत्व है यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है तो परमाणु आएगा। यदि कोई गैस है तो अणु आएगा, ठीक है। और यदि कोई आपका सूत्र है जैसे NaCl, HCl ये है तो आपके फिर सूत्र यहाँ पर आएगा, आयन्स आएंगे, ठीक है, आयन्स आएंगे। तो यहाँ पर कण जो है वो अलग हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि हर एक पदार्थ में, कोई सा भी पदार्थ हो उसमें कोई कितने भी परमाणु क्यों ना हो, लेकिन हमारे को तो ये निश्चित करके रखना है कि हर एक परमाणु में 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होंगे। मान लीजिए इन कणों से, मतलब मान लीजिए कि एक रूम में सिर्फ 50 ही जेम्स थी, तो एक बॉक्स में कितनी जेम्स आएंगी, 50 जेम्स आएगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स में 100 जेम्स होनी चाहिए थी, एक बॉक्स में 100 जेम्स होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है, 50 है। तो वहां पर कम हो जाएगा, वहां बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी कि 1/1 हाफ बॉक्स है, यानी ये माना क्या जाएगा, हाफ बॉक्स आ जाएगा। हाफ बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक बॉक्स में तो कितनी जेम्स थी, 100 जेम्स थी, 100 जेम्स थी। और हाफ बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि एक हाफ बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि 50 जेम्स हैं, उस बॉक्स के अंदर 50 जेम्स है, उसमें एक सील ऐसी लगा दी जाएगी, एक चेन ऐसा लगा दिया जाएगा कि भाई हाफ बॉक्स है। इस प्रकार से यहाँ पर भी यही होता है। अगर 6.022 गुणा 10 की घात 23 से कम यदि कोई परमाणु आते हैं, अणु आते हैं, आयन आते हैं, तो वहां पर उस स्थिति में यहाँ पर 0.05 मोल हो जाते हैं, है ना, और हो जाते हैं 0.011, 0.01 मोल, इस प्रकार से आंकड़े आते हैं। तो यहां पर मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर क्या समझा दिया, मोल की संख्या समझा दिया। अब गौर फरमाइएगा इस दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है मोल का द्रव्यमान। कल ही मैंने इस पर बात करी थी। अब मान लीजिए वो जो अधिकारी था जिसने आपको बोला था कि ये रूम के अंदर मुझे ये जेम्स गिन के बताओ, अब उसने कहा कि मुझे इन जेम्स का द्रव्यमान भी चाहिए। मुझे ये बताओ कि ये जो जेम्स हैं इनका द्रव्यमान क्या है, इनका मास क्या है, मुझे ये बताओ, इनका भार कितना है, कैलकुलेट करके बताओ। फिर दुविधा में पड़ गए। दुविधा में क्यों पड़ना है, हम जानते हैं कि 1 मोल मतलब एक बॉक्स में 100 जेम्स होंगी, तो एक बॉक्स में 100 जेम्स होंगी, तो आप 100 जेम्स का क्या कर लो, वेट ज्ञात कर लो, मास कैलकुलेट कर लो, है ना। मान लो कि एक बॉक्स का जो वेट आया वो कितना आया भाई, आपके पास 100 ग्राम्स आया, मान लो, ठीक है ना। ये था संख्या के बेस पर, ये नंबर के बेस पर था, ठीक है, ये जो था वो नंबर के बेस पर था, ये जो है वो वेट के बेस पर है, ठीक है। वेट यानी कि अब आपको हर एक बॉक्स का, यानी वो जो जेम्स इतनी सारी रखी हुई थी, अब आपको उनका क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एक बात तो सिंपल हो गई, आपने सेपरेटली उनको ज्ञात तो कर लिया, उनकी संख्या तो ज्ञात कर ली। अब जब आपने संख्याएं ज्ञात कर ली तो आपके लिए सरल हो जाता है, कि आप उनका वेट ज्ञात करो। तो वेट, उस अधिकारी ने बोला वेट ज्ञात करके बताओ, तो आपने क्या गणित लगाई कि मुझे पता है कि एक बॉक्स में 100 जेम्स होती हैं, तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स का जो द्रव्यमान होता है वो कैलकुलेट कर लिया। अब वो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास कितना आया, 100 ग्राम आया। तो मेरे पास ऐसे कितने बॉक्सेस थे, मेरे पास ऐसे 1000 बॉक्सेस थे। तो अब मैं बता देता हूं कि 1000 बॉक्सेस का कितना वेट हो जाएगा, 1000 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, एक का 100 ग्राम है तो 1000 का कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, 10 की घात 5,
ग्राम हो जाएगा। क्या ये नहीं हो जाएगा? 10 की घात 5 ग्राम हो जाएगा। क्या सिंपल था कि नहीं था? उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक बॉक्स में 100 ग्राम था, फिक्स करा कि एक बॉक्स का जो द्रव्यमान होता है वो कितना है? 100 ग्राम है। उसी प्रकार से हम जब मोल का द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ में कितने परमाणु, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत परमाणु हैं, है ना, अगर हमारे को उनका क्या करना है, हमें उनका द्रव्यमान ज्ञात करना है। एक पदार्थ है मेरे पास, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पदार्थ है, उसमें परमाणु जो है उनकी संख्या क्या है? बहुत सारी है, मतलब मान लो बहुत सारी है ना। परमाणु की जो संख्या है वो क्या है? बहुत सारी है। अब बहुत सारी परमाणु की संख्याओं का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, बहुत सारे परमाणु की संख्याओं का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? आपने ये तो फिक्स कर दिया कि बहुत सारे परमाणु हैं, तो उनमें एक मोल परमाणुओं की संख्या इतनी है। अगर मुझे एक मोल परमाणुओं का मतलब इतनी 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों का क्या मिल जाए? ग्राम में द्रव्यमान मिल जाए। क्या मिल जाए? ग्राम में द्रव्यमान मिल जाए। तो मैं क्या कितने भी परमाणु हो उनका द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकता? जैसे इसमें मैंने करा कि मैंने एक बॉक्स में 100 जेम्स थी और 100 जेम्स का मैंने क्या कर लिया? द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया, जो कि 100 ग्राम आया, है ना। तो इसी प्रकार से मैंने इसमें भी क्या करा, ये वाला जो मोल संकल्पना में क्या करा मैंने कि एक हाइड्रोजन परमाणु लिया और हाइड्रोजन परमाणु का मैंने क्या करा, हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल में उपस्थित कणों का, एक मोल में उपस्थित कणों यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों का मैंने द्रव्यमान कैलकुलेट करा और वो कितना आया? उस पदार्थ के, कौन सा पदार्थ चुना था? हाइड्रोजन पदार्थ। तो हाइड्रोजन पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के बराबर आया। हाइड्रोजन पदार्थ के किसके बराबर आया? परमाणु द्रव्यमान के बराबर आया। बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, किसके बराबर आया? हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आया, है ना। इसी प्रकार से यदि कार्बन का निकालोगे तो एक मोल में उपस्थित 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं कार्बन में भी, है ना। कार्बन में भी उतने ही होते हैं, हाइड्रोजन में भी उतने ही होते हैं, किसी में भी पूरे कोई सा भी पदार्थ हो उसमें एक मोल में उपस्थित इतने ही होते हैं। अब मान दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी यानी सवाल कहाँ उठता है कि एक मोल का मतलब एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं सर। तो हर एक पदार्थ के, ध्यान से समझना, हर एक पदार्थ से मतलब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, हर एक पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों का जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है क्या? नहीं। हाइड्रोजन का जो एक मोल में उपस्थित कण है उसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। लिथियम का यदि निकालेंगे, हीलियम का यदि निकालेंगे, तो हीलियम के एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या इतनी है, क्या उसका भी जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? क्या वो हाइड्रोजन के बराबर होगा? नहीं। वो किसके बराबर होगा? लिथियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। और हीलियम का या लिथियम का कोई सा भी ले लो, कोई भी उदाहरण ले लो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो कि एक मोल में जितने कण उपस्थित होते हैं वो पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान, इन तीनों के बराबर होते हैं, जिससे हम मुख्य तौर पर क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान, इन तीनों के बराबर होता है। बातें क्लियर? कहाँ दिक्कत आ रही है? जिस प्रकार से आपने यहाँ पर एक बॉक्स बराबर 100 जेम्स रखी थी और 100 जेम्स का आपने तराजू में तोलकर या किसी भी मशीन से तोलकर आपने 100 ग्राम निकाल लिया, तो आपने बोला कि एक बॉक्स बराबर 100 ग्राम है। तो इसी प्रकार से आप 1000 का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, 1000 बॉक्स का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको रिलेशन पता चल चुका है
कि 1 मोल में उपस्थित 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित का द्रव्यमान 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान इतना होता है ना। यानी 44 ग्राम CO2 का जो CO2 जो है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 44 ग्राम होता है। तो 44 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी? इतनी होगी। तो अपन को जितने ग्राम दे रखे हैं उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका उल्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मोल दे रखे हो, ग्राम पूछा है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित का द्रव्यमान इतना होता है, तो इतने का कितना होगा ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल बताया है, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मोलों की संख्या यानी जेम्स की संख्या। 1 मोल यानी 1 बॉक्स, और जेम्स यानी परमाणु, अणु, आयन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि से। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। अब वही एग्जांपल लो, वही रूम है, खाली रूम, और उसमें बहुत सारी जेम्स पड़ी हुई है। अब आपने क्या कर लिया, उन जेम्सों की संख्या भी ज्ञात कर ली, उन जेम्सों के द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया। अब उस अधिकारी फिर से आया और उस अधिकारी ने फिर से आपको बोला कि मुझे अब ये बताओ कि हर एक जेम्स ने कितनी जगह घेर रखी है इस रूम में। इस रूम में, ये जो रूम है, उस रूम में ये जो जेम्स रखी हुई है, हर जेम्स ने, अब उस अधिकारी को ये भी पता चल गया है कि ये जो चालाक है, ये जो बंदा है, ये चालाक है और इंटेलिजेंट भी है। इसने क्या करा, बॉक्स में इसको सेपरेट कर लिया और हर एक बॉक्स का अलग अलग कर कर इसने मुझे बता दिया। तो उसने ये प्रश्न पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि हर एक बॉक्स कितना जगह घेर रहा है ना। यानी हर एक बॉक्स मतलब इन जेम्सों का आयतन ज्ञात करो। मुझे अब बताओ, क्या आयतन ज्ञात करके बताओ कि ये जो होता है, ये जो सारी जेम्स हैं वो कितना जगह घेर रही हैं, कितनी जगह घेर रही हैं इस रूम में, हर एक बॉक्स कितनी जगह घेर रहा है। तो अब इसने ये सवाल पूछा, यानी उसका एक तरीके से क्या पूछा, आयतन पूछा। तो इसी प्रकार से अपना पदार्थ के केस में भी ये होता है, केमिस्ट्री के केस में भी ये होता है कि एक पदार्थ होता है, उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो परमाणु है वो कितने द्रव्यमान, यानी इसका जो आयतन है, पदार्थ का जो आयतन है वो कितना है। और मुख्य तौर पर ये बातें, पदार्थ की 3 स्टेट्स होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इसमें ठोस और द्रव इन दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? गैस को सम्मिलित किया जाता है। और आज के टॉपिक का यही है, मोल का आयतन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ज्ञात करना मोल का आयतन ज्ञात करेंगे कि अब वो जो सिपाही है, वो जो बंदा है जिसको अधिकार मतलब जिसको ऑर्डर दिया गया था कि अब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करके बताओ, इन सारी जेम्सों का हर एक बॉक्स कितनी जगह घेर रहा है, हर एक मतलब रूम में। तो अब मुझे बताओ कि इसका कितनी जगह घेर रहा है, ये आयतन बताओ मुझे मेनली। तो उसी प्रकार को इस चीज को अपन इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उस चीज को जिस प्रकार से हमने मोल की संख्या को कैलकुलेट करा, मोल का द्रव्यमान को हमने मोलर द्रव्यमान कहा, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम मोल का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे साहब? मोल का आयतन निकालेंगे। बातों को समझना अच्छी तरीके से। देखना, अब अपन क्या निकालने वाले हैं, मोल का आयतन। मोल का आयतन यानी कि इसे कहते हैं मोलर आयतन, ठीक है, मोलर आयतन। जैसे मोल का द्रव्यमान निकाला था तो उसको सिंपल भाषा में अपन ने क्या कह दिया था, मोलर द्रव्यमान। उसी प्रकार से इसको जब हम मोल का आयतन निकालेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं, मोलर आयतन कह देते हैं। अच्छा साहब, आयतन का मतलब आप समझते हैं? आयतन का मतलब क्या होता है कि जगह घेरना, कितनी जगह घिरी हुई है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। बातें क्लियर? चलो जान लेते हैं सबसे पहले मोलर आयतन होता क्या है, परिभाषा जान लेते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया डायरेक्टली कि मोलर आयतन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्या मुंह दिखाओगे उसको? तो आप मुंह दिखाओगे ये वाली जो परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थमिए, थोड़ा थम कर सोचिए। अपन ने मोलर द्रव्यमान पढ़ा था। मोलर द्रव्यमान में जिस प्रकार से अपन ने परिभाषा बनाई थी, क्या बनाई थी, किसी भी गैस, किसी भी पदार्थ की
कोई भी पदार्थ हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, कुछ भी हो सकता है। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये चीज हमने मोलर द्रव्यमान में देखी थी। उसी प्रकार से ध्यान से समझना कि मोल का आयतन समझना, मोलर आयतन, ठीक है। परिभाषा समझना, किसी गैस के अणुभार का, किसी गैस के अणुभार का, क्योंकि मैंने आपको बताया मोलर आयतन सिर्फ गैसों पर लागू होता है, मोलर आयतन सिर्फ गैसों पर लागू होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, किसी गैस के अणुभार का मात्रा पर आयतन मोलर आयतन कहलाता है, जिसका मान किसका मान, किसी गैस के आयतन का मान, गैस का आयतन है ना, किसका मान, गैस का आयतन है ना, जिसका मान 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। गैस का आयतन या गैस का मोलर आयतन, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने देखा मोल का आयतन, ठीक है। जो मोल का आयतन है उसकी परिभाषा हमने देखी, यानी मोलर आयतन की परिभाषा को समझा। किसी भी गैस के अणुभार का, क्योंकि हम अभी तक हमने क्या करा था, बॉक्सेस को यानी जो जेम्स थी उनको सेपरेटली हर एक बॉक्स में बांध के रख दिया था, हर एक बॉक्स को सेपरेटली बंद करके रख दिया था। तो हर एक बॉक्स अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ था सेपरेटली, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, फिर उन्हीं की लाइन में आगे आगे ऐसे बढ़ता गया। तो अब हमारे को जेम्स का क्या करना था, ज्ञात करना था, आयतन ज्ञात करना था, यानी वो जगह कितना घेर रही है। तो हमने क्या करा, हर एक बॉक्स का जो अणुभार था, क्योंकि अणुभार यानी कि हर एक बॉक्स का जो द्रव्यमान था, जो कि कितना था, एक बॉक्स का द्रव्यमान कितना कैलकुलेट करा था अपन ने, 100 ग्राम कैलकुलेट करा था। तो 100 ग्राम को हमने देखा कि एक बॉक्स कितना आयतन घेर रहा है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक बॉक्स का जो द्रव्यमान है जो कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम बॉक्स में 100 जेम्सेस रखी हैं, तो 100 जेम्सेस यानी कि अब 100 जेम्सेस का तो ज्ञात करना, क्योंकि अगर हम बॉक्स को हटा दें तो जेम्सेस बिखर जाएंगी, और बिखर जाएंगी तो फिर उनका आयतन भी बिखर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने क्या करा, बहुत सारी जेम्सें रखी हुई थी बिखरी हुई, हमने उनको सेपरेटली हर एक बॉक्स में बंद करा और पैक करके रख दिया, ठीक है। फिर हमसे बोला गया कि हमारे को द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो हमने एक बॉक्स का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया और वो आया 100 ग्राम, ठीक है। अब आपसे तीसरी बात ये पूछी जा रही है कि मुझे बताओ कि जेम्स का, जो जेम्स हैं उनका क्या ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे को द्रव्यमान जो है, एक बॉक्स का जो द्रव्यमान है उसमें जो जेम्स भरी हुई है उसका आयतन यदि हम ज्ञात कर लें, तो समस्त जितनी भी जेम्स है उस रूम में रखी गई हैं, उस रूम में जितनी भी जेम्स रखी गई है उसका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। पूछो कैसे। अब हम कैलकुलेट करा, हमने कुछ परिस्थितियां लगाई और उस बॉक्स को लिया, एक बॉक्स को लिया और उसका आयतन ज्ञात करा, और आयतन ज्ञात करा तो वो कुछ आया, मान लो 100 ग्राम आया, इसमें भी 100 ग्राम आया, तो 100 ग्राम आया। तो अब हम समस्त जो बॉक्सेस हैं उसका ज्ञात कर लेंगे। 1000 बॉक्सेस थे तो 10 की घात 5 फिर से अपने पास क्या आया, उनका आयतन आ गया। इसी प्रकार से परमाणु के केस में भी, इसी प्रकार से पदार्थ के केस में भी, पदार्थ की कौन सी अवस्था के केस में, गैसीय अवस्था के केस में, ठीक है। जब हम गैसों की बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओजोन, बहुत सारी गैसें हैं, इन गैसों का मीथेन, इन सब गैसों में जब हम इन सभी गैसों का आयतन ज्ञात करते हैं, इन सभी गैसों का यदि हमें आयतन ज्ञात करना हो, किसके माध्यम से, मोल के माध्यम से,
मोलर आयतन ज्ञात करना हो तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है, अब इस केस में हमारे को मोल के कंसेप्ट में हमने गैस ली, मान लीजिए हमने गैस ली है, हाइड्रोजन गैस ले ली है ना, हमने गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली। अब हाइड्रोजन गैस ले ली, अब हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे परमाणु होते हैं तो हमने उनको सेपरेटली क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, किसमें, बॉक्स में, और वो बॉक्स क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है, ठीक है ना। तो 1 मोल में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 1 मोल हमने ले लिया। अब 1 मोल का जो 1 मोल में परमाणु थे वो कितने थे भाई, 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु थे। हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 होते हैं। अभी हमारे को ये पता नहीं कि हाइड्रोजन के कितने मोल या हाइड्रोजन के कितने हमारे को बॉक्सेस मिले हुए हैं, है ना, अभी हमारे को ये पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया कि हाइड्रोजन के होंगे कोई बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, लेकिन हमें अभी 1 मोल का इतना दे रखा है। और हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि 1 मोल का यानी हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु यानी 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो कितना होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है भाई, 2 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया, बहुत बढ़िया, ये आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है कि ये जो हाइड्रोजन के जो बॉक्सेस हैं, इनका जो ये जो बॉक्सेस है वो कितनी जगह घेर रहे हैं, है ना, यानी उस रूम में, यानी एक परमाणु, एक पदार्थ में, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, गोला जो है वो हाइड्रोजन है। अभी इस हाइड्रोजन में बहुत सारे क्या हैं, परमाणु हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये रहा, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये रहा, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझना बातों को। ये बहुत सारे परमाणु हैं, हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, एक गैस के परमाणु में, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन गैस है ना, ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं। अब आपसे पूछा है कि ये जो हाइड्रोजन का एक है, मान लीजिए ये 1 मोल है, ये जो है वो 1 मोल है, यानी इसके अंदर ये जो परमाणु हैं वो कितने हैं, 6 ये H क्या है, ये परमाणु है, और इन 1 मोल परमाणु में संख्या यानी 6.022 गुणा 10⁻23 होती है ना, इतने मोल में यानी इतने सारे परमाणु हैं, तो इतने ये जो जगह घेरा है ये पूरे परमाणु है, हाइड्रोजन का ये पूरा एक अणु है ना, ये हाइड्रोजन का एक पूरा अणु है, इसमें से 1 मोल, ये 1 मोल लिया मैंने, ये कितनी जगह घेर रहा है, इसके अंदर से ये कितनी जगह घेर रहा है, मान लो ये 100 है पूरा, ये पूरा का पूरा गोला किससे भरा हुआ है, 100% से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब जिसमें 25% ये घेर रहा है मान लीजिए, और 25% ये घेर रहा है, 25% ये वाला एरिया घेर रहा है, और 25% ये वाला एरिया घेर रहा है, ठीक है, ठीक है। और चलो मान लें 150 है, तो 25 चौक 100, और ये जो बीच वाला एरिया है ये वाला, ये 50% है, ठीक है, ये 50% है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये वाला, वो कितना परसेंट घेर रहा है, 25% घेर रहा है। तो ये अपन को कैसे पता चला, जब हमने ये मान लिया कि ये जो पूरा का पूरा है वो कितना परसेंट है, 150% है, और फिर हमने इसको कैलकुलेट करा। अब ध्यान से समझना, अब इस केस में जब हम एक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो उसके केस में हम कैसे कैलकुलेट करें, बहुत हार्ड हो जाएगा ये तो हमारे लिए, है ना, ये तो हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा कि एक गैस में हम कैसे पता लगाएं, कैसे पता चलाएं कि जैसे हमने एक ये लिया था, हाइड्रोजन अणु लिया था, और इसमें हमने मन चाहे तौर पर 150% मान लिया था, है ना, लेकिन हर एक किसी में थोड़ी ना मान सकते। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सोचा समझा और सोच समझ के इसके लिए एक परिस्थिति बनाई, इसके लिए क्या बनाई, परिस्थिति बनाई कि कोई भी गैस का जो आयतन होता है एक परिस्थिति में सेम होता है हमेशा। अगर उस परिस्थिति में अगर आप किसी भी गैस का आयतन कैलकुलेट करते हैं, किसी भी गैस का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, कोई सी भी गैस हो,
किसी भी गैस का उस स्थिति में क्या ज्ञात करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, आयतन कैलकुलेट करते हैं, तो एक ही आएगा। एक ही परिस्थिति में यदि आप हाइड्रोजन को भी ले रहे हैं, हीलियम को भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन को भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले रहे हैं, मान लीजिए दो लेते हैं आप, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें आपने ली और वो जो स्थिति जो मैं बताने वाला हूँ वो स्थिति लगाई है ना, उस स्थिति में आपने एक मोल का, क्या ध्यान से समझना, एक मोल के द्रव्यमान के बराबर, एक मोल के द्रव्यमान उस गैस का, हाइड्रोजन के एक मोलर द्रव्यमान, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन गैस के एक मोलर द्रव्यमान का क्या ज्ञात किया आपने, क्या ज्ञात किया, आयतन कैलकुलेट करा, वो कितना आया 22.4 लीटर आया। ठीक है, ये कितना आया हाइड्रोजन के, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन गैस के एक मोलर द्रव्यमान है ना, एक मोलर द्रव्यमान। और ये परीक्षण किसने करे थे, वैज्ञानिकों ने। ये पहली स्थिति। दूसरी गैस कौन सी ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ली थी, हाइड्रोजन, चलो मान लो ऑक्सीजन ली थी, ठीक है, एक हाइड्रोजन ले ली, एक ऑक्सीजन ले ली, तो हाइड्रोजन का आयतन भी आपने कैलकुलेट करा, कितने का, क्योंकि एक का करना था ना। अरे भाई उस स्थिति में एक रूम में आपको यदि उन सभी बॉक्सों का आयतन ज्ञात करना है तो पहले आपको एक बॉक्स का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैंने क्या करा, एक बॉक्स था उसमें जो द्रव्यमान था उसका यदि आपने आयतन कैलकुलेट कर लिया तो समस्त जितने भी बॉक्सेस हैं उनके जो द्रव्यमान है उसके आयतन से आप कैलकुलेट कर देंगे एक बॉक्स के आयतन के कैलकुलेट। तो इसी प्रकार से हमने ये करा कि हाइड्रोजन के एक मोलर द्रव्यमान लिया, हाइड्रोजन के एक मोलर द्रव्यमान और एक स्थिति लगाई। परिस्थिति क्या थी, एसटीपी, यहाँ लिख रखा है ना, मातादा का मतलब होता है मानक, मा का मतलब होता है मानक, ता का मतलब होता है ताप और दा का मतलब होता है दाब। मानक ताप एवं दाब पर, मानक ताप एवं दाब मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यानी जिस स्थिति में इन सभी गैसों का, यानी अपन ने दो गैसें ली, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों गैसों का जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो कितना रखें 273 केल्विन, और यदि आप सेल्सियस में चाहो तो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आप रखें 1 atm, या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं mm में 760 mm। तो इस परिस्थिति में जब प्रेशर तो 1 एटम हो, 1 atm हो और टेम्परेचर जो हो वो 273 केल्विन हो, तो इस स्थिति में किसी भी गैस के एक मोलर द्रव्यमान का जो आयतन निकलेगा, एक मोलर द्रव्यमान यानी कि एक मोल नहीं, एक मोल का मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 कणों का आयतन। तो कणों का आयतन नहीं निकाल रहे हम, तो सिर्फ बॉक्स का निकाल रहे ना, और बॉक्स में क्या उपस्थित है, जेम्स उपस्थित है, और जेम्स का द्रव्यमान का निकाला जाता है आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान का आयतन निकालते हैं। तो उसी प्रकार से उस स्थिति में जो द्रव्यमान था वो द्रव्यमान था, और इस स्थिति में जो द्रव्यमान था मूल संकल्पना में वो क्या था, मोलर द्रव्यमान था। ठीक है, तो इसलिए मैं एक मोलर द्रव्यमान का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक मोलर द्रव्यमान इस स्थिति में, यानी प्रेशर तो 760 mm या 1 atm हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, तो इस स्थिति में किसी भी गैस के एक मोलर द्रव्यमान का जो आयतन होगा, वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, चाहे फिर वो हाइड्रोजन हो चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन के भी एक मोलर द्रव्यमान का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, ये चीज समझाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, तो अब आप परिभाषा को वापस से पढ़ें, तब आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था और मैं क्या समझाना चाह रहा था और परिभाषा आपसे क्या कह रही थी, है ना। क्योंकि परिभाषा को याद रटना नहीं है, अगर आपने परिभाषा को समझ लिया कि परिभाषा क्या कह रही है तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। परिभाषा क्या कह रही है, किसी गैस के अणुभार, ठीक है, अणुभार। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अणुभार लिखा है,
सर आप तो पूरे आपने जो भी समझाया उसमें आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर अणुभार कैसे लिखा है? तो अणुभार का मैंने आपको बताया था ना, मोलर द्रव्यमान जो होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो होता है किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के, आणविक द्रव्यमान के, आणविक द्रव्यमान के और सूत्र द्रव्यमान के, सूत्र द्रव्यमान के। तो यहाँ पर क्या ले रखा है? अणुभार ले रखा है, यानी आणविक द्रव्यमान ले रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। तो किसी गैस के अणुभार का मात्रा दापर आयतन मोलर आयतन कहलाता है। मात्रा दापर ये एक परिस्थिति है, ताप कितना 273 केल्विन और दाब कितना 180 m या फिर 760 mm ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी गैस के अणुभार का, कोई सी भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, नियोन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो, उसके अणुभार का, और अणुभार कैसे निकलता है? हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है? उसका जो परमाणु क्रमांक है उसका डबल कर दो, वो आ जाएगा। ठीक है, उसका मात्रा दापर आयतन जो होगा वो कितना होगा? मोलर आयतन कहलाता है। और हर एक गैस का जो मोलर आयतन होता है, मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी गैस के अणुभार का, यानी मान लेते हैं अपन, अपने पास एक गैस है CO2, है ना, CO2 का अणुभार, है ना, CO2 का अणुभार कितना है? CO2 का जो अणुभार है, अणुभार का जो आयतन होगा, अणुभार का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। परिस्थिति क्या है? STP पर, STP पर क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो CO2 का, CO2 का अणुभार का जो आयतन होगा 22.4 लीटर होगा। और इसी पूरी स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस पूरी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोलर आयतन कहते हैं, है ना। तो रिलेशन यहाँ पर पकड़ना, अणुभार का आयतन बराबर 22.4 लीटर, है ना, किसी भी गैस का हो वो इतना होता है। अब CO2 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 44 ग्राम होता है। जो CO2 का जो अणुभार होता है, यानी जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? CO2 का 44 ग्राम होता है। कैसे निकाला? आता है सबको? CO2, है ना, जिसमें C जो है वो है कार्बन, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका डबल करेंगे कितना आएगा? 12, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। एक का कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है ना। 8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो ऑक्सीजन कितनी? 2 है, तो 16 दूनी 32, प्लस करो 2 2 2 4 3 1 4, तो 44 ग्राम, है ना। इस प्रकार से निकाला, तो 44 ग्राम। ठीक है, समझ में आया कि कैसे निकाला? तो CO2 का अणुभार आयतन यानी 44 ग्राम का आयतन, तो 44 ग्राम का आयतन कितना है अपने पास? 22.4 लीटर है। ठीक है, 22.4 लीटर, ये रिलेशन आ गया भैया आपके पास। अब इसी के रिगार्डिंग यदि आपसे पूछ लिया जाता, ये CO2 के विषय में पूछा है, पहला उदाहरण ले लो CO2। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या ज्ञात करो? मोलर, हाइड्रोजन का मोलर आयतन कैलकुलेट करो, तो क्या करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का मोलर आयतन आपको कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का मोलर आयतन आपको कैलकुलेट करना है, तो CO2 का, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है उसका द्रव्यमान कितना है भैया? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, क्योंकि हाइड्रोजन का मुझे दे नहीं रखा कि कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस दे रखी है, हाइड्रोजन गैस का मोलर आयतन ज्ञात करो, एक का, एक हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है, यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन का अणुभार का आयतन बराबर कितना है? 22.4 लीटर। किस पर? STP पर, STP पर, मात्रा दाब पर, है ना। तो इतना हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अणुभार का आयतन, ऑक्सीजन का अणुभार का, ये ऑक्सीजन के अणुभार का आयतन इतना होगा। किस पर? STP पर।
अगर आपसे हीलियम से पूछ लिया जाए तो किसी भी गैस का पूछ लिया जाए तो उसके एसटीपी पर जो आयतन होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा। तो एक संबंध आपको पता चला कि किसी भी गैस का, तो आपको एक संबंध पता चला। और मैं आपको बता दूं संबंध से ही यानी रिलेशन से ही सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल आप कर पाएंगे। सूत्र मैं आपको बता दूंगा लेकिन जब तक आपको रिलेशन पता है, क्योंकि एक आपको सूत्र रटवाया जाता है और एक आपको बताया जाता है कि वो सूत्र आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब आपको ये पता होगा कि सूत्र आया कैसे तो आप क्या कर पाएंगे, काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, सवाल को अच्छी ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तब आप, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप यदि उस चीज को रेगुलर भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, अभी आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर एक बार को आप भूल जाते हैं, इसको रिवाइज नहीं करते हैं, चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको याद रहेगा। क्योंकि आज तक मैं दावा देकर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम को भूल पाए हैं? ये भी एक रिलेशन था। उसी प्रकार से एक रिलेशन ये भी ज्ञात कर लीजिए, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। उसी प्रकार से ये भी अपने दिमाग में एक रिलेशन बना लीजिए कि 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं, पहला। दूसरा बना लीजिए कि 1 मोल बराबर होता है किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का अणुभार, आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, ये सूत्र द्रव्यमान। और तीसरा रिलेशन आज ये बना लीजिए कि किसी भी गैस के अणुभार का आयतन, किसी भी गैस के अणुभार का आयतन मैं यहाँ लिख देता हूं। एक रिलेशन आपको याद रखना है जो कि आपको बहुत आगे तक बताएगा इस मोलर आयतन के सवालों को करने के। क्या? किसी भी गैस के अणु भार का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। किस स्थिति में? एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, है ना। यानी कि टेम्परेचर तो 273 केल्विन होना चाहिए और जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। तो ये किसी भी गैस के अणुभार का आयतन आपको ऐसे ज्ञात करना है। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि 88 ग्राम पूछ लिया जाए आपसे कि भाई, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं अच्छा सा, है ना। प्रश्न ले लो, आपसे पूछ लिया गया 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 के 88 ग्राम CO2 का मोलर आयतन ज्ञात करो या बताओ। क्या बताओ? 88 ग्राम CO2 का मोलर आयतन ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन आपको यहां से स्टार्ट करना है। दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई? CO2 का द्रव्यमान दिया है, क्योंकि ग्राम है ना, ग्राम से पता चला। कैसे पता चला कि ये CO2 का द्रव्यमान है? क्योंकि ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो CO2 का द्रव्यमान ग्राम में कितना दे रखा है? 88 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? CO2 दे रखा है, खुद CO2 दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? इसका अणुभार दे रखा है, क्योंकि अणुभार आपको याद नहीं होगा। यदि आपको यहाँ पर लिख दिया जाता है किसी गैस का, यानी गैस का यदि आपको नाम या कुछ सूत्र नहीं लिखा होता, तब तक आप उसका अणुभार कैलकुलेट नहीं कर पाते। और पूरा मामला जो टिका हुआ है वो तो अणुभार पर ही है, यहाँ अणुभार ही लिखा है। क्या लिखा है? किसी भी गैस का अणुभार का आयतन, अणुभार। क्योंकि एक बॉक्स का, जैसे एक बॉक्स का जब तक आपको द्रव्यमान पता नहीं होगा, जब तक आपको आयतन, आप जब तक आयतन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार से जब तक आपको किसी गैस का अणुभार पता नहीं होगा तब तक आप उसका आयतन कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख रखा है CO2 का द्रव्यमान, यानी यहाँ पर आपको CO2 का अणुभार भी दे रखा है, CO2 का अणुभार। और ये आपको पहले से पता होगा, पहले से पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अणुभार दे रखा है। कैसे? जब भी आपको ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के सवालों में यदि खुद CO2 दे दिया जाए या फिर कुछ पूछ लिया जाए कि CO2 का
अणुभार ज्ञात करो, क्योंकि ऐसे संभवतः सवाल आएंगे और मैं आपको करवाऊंगा। पहला सवाल आपको करवाया, अभी ऐसे और भी सवाल करवाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 है का अणुभार किसमें, ग्राम में कितना होता है, निकालेंगे तो अभी अभी अपने निकाला कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया क्या गया है ना, यहां लिख सकते हो आप, दिया है मैं तो आप लिख सकते हो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, मैं आप क्या लिख सकते हो, CO2 का मोलर आयतन, ज्ञात क्या करना है, CO2 का मोलर आयतन। अब कैसे ज्ञात करोगे, अब क्या ज्ञात करना है आपको, CO2 का मोलर आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, समझना है। हम जानते हैं, अब यहां से लिखना है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि 44 ग्राम CO2 का आयतन, 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, है ना। तो 1 ग्राम CO2 का आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर अपॉन 44, नीचे आ जाएगा 44 ग्राम, है ना। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी गैस के अणुभार का के आयतन, किसी भी गैस के अणुभार का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है ना। तो इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। किसी भी गैस के अणुभार का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। तो इस बेस से, इससे हमारे को पता चलता है, फिर अगर किसी भी गैस का है तो CO2 के अणुभार का आयतन होगा वो भी 22.4 लीटर होगा। अगर CO2 के अणुभार या जो कि 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम CO2 का आयतन इतना है, तो 1 ग्राम CO2 का आयतन इतना होगा। तो मुझे कितने ग्राम का ज्ञात करना है, 88 ग्राम CO2 का। तो 88 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, कितना होगा। अगर 10 टॉफियां 5 रुपए की हैं, 10 टॉफियां 100 रुपए की हैं, तो एक टॉफी कितने की होगी, 10 टॉफियां 100 रुपए की हैं, तो एक टॉफी कितने की होगी, 10 रुपए की। तो मैं पूछ रहा हूँ 50 टॉफियां या फिर 120 टॉफियां कितने की होगी, तो कितने की होगी, 22.4 लीटर अपॉन 22.4 लीटर अपॉन 44 ग्राम गुणा 88 ग्राम, ठीक है। ये आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो ग्राम से तो ग्राम गया, 44 बन जा 44, 44 टू जा 88, ठीक है। तो यहाँ पर 22.4 लीटर गुणा 2, अब इसको सॉल्व करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, लीटर, तो यहाँ पर लीटर आ गया। और आयतन किस में कैलकुलेट होता है, लीटर में होता है। तो 88 ग्राम CO2 का मोलर आयतन कितना होगा, 44.8 लीटर होगा, है ना। समझ में आया। अब यहाँ पर आप सूत्र का भी उपयोग कर सकते थे। कैसे, जो मोलर आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं लिख के बताते हैं आपको। देखो ये तो हो गया ना आपका कंप्लीट, ये आंसर यहाँ लिखते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं ना, इस चीज को मिटाकर यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जब ये सूत्र बता दूंगा तो आपको दोनों में से सूत्र ज्यादा सही लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूत्र चाहे कितना भी सरल हो, लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास है, यानी उसके पीछे की जो बात है, वो सिर्फ छुपी हुई है रिलेशंस में। जब तक रिलेशन आपको पता है तब तक, यदि आप सूत्र भी भूल जाते हो तो भी आप सवाल को कर सकते हो। लेकिन यदि आप दोनों चीजों में से सूत्र को चुनते हो और सूत्र को याद कर लेते हो, कंटेस्ट भी कर लेते हो, तो अगर आप किसी परिस्थिति में सूत्र को भूल भी जाते हो तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि सूत्र को भी याद रखो और उसके पीछे की कहानी भी याद रखो, ठीक है। तो सूत्र है, इस सवाल में मोलर आयतन ज्ञात करना था, तो सिंपल सा मोलर आयतन का यदि आपको ज्ञात करना है किसी भी गैस का, तो क्या होता है, दिया क्या हो सकता है, गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है
है ना, यहाँ जगह छोटी पड़ रही है, ध्यान से समझना, यहां समझाता हूं, ठीक है। मोलर आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, गैस का द्रव्यमान जो कि आपको दिया है, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, जैसे इस केस में आपको 88 ग्राम दे रखा है ना, वो, फिर बटा गैस का अणुभार, किसमें, ग्राम में, वो इसमें ये भी ग्राम में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ठीक है। ये है पूरा सिंपल सा सूत्र। अगर इस सूत्र से भी आप इस सवाल को करते हैं ना तो भी हो जाता, आपने रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए करा तो ये हो गया। मान लो इस सवाल को आपको इस सूत्र से सॉल्व करना होता तो क्या करते आप, देखना, सिंपल सा सूत्र है, ये सूत्र है, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके माध्यम से अपन सवाल को कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, गैस का द्रव्यमान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम दे रखा है, ठीक है सर, 88 ग्राम दे रखा है, बहुत बढ़िया। गैस का अणुभार यानी CO2 का अणुभार ज्ञात करना है, तो CO2 का अणुभार कितना होता है, अभी अपन ने निकाला, कितना होता है भाई, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 22.4 लीटर से, ठीक है, ग्राम से ग्राम गया, 44 बन जा 44, 44 टू जा 88, 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा, क्योंकि 22.4 लीटर गुना 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। अब बताओ, अब आपको लग रहा होगा किसको चुनूं, तो आप, मेरे को 100% स्टूडेंट है और उसमें से 99% स्टूडेंट मोलर ये जो सूत्र है इसको चूज करेंगे, है ना, इसको चूज करेंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है ये सरल है, कर लो, लेकिन इसको भी याद रखो और इसको भी याद रखो साथ के साथ। अगर मान लो बाई चांस आप कभी ये भूल जाते हो सूत्र, तो आप रिलेशंस के माध्यम से सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ये पहली बात, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया, मोलर आयतन पूछा गया, क्या पूछा गया, मोलर आयतन पूछा गया। तो इसी प्रकार से आप दूसरे सवाल भी कर सकते हो क्या, अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता, अणुभार पूछ लिया जाता, है ना, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि कुछ सवाल हैं मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, उनको देखते हैं फिर अपन जानेंगे। देखिए, मैंने कुछ सवाल आपके लिए पहले से लिख कर रख रखे थे आराम से, ठीक है, तो ये एक सवाल मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरे प्रकार का सवाल कैसे पूछा जा सकता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसी सवाल को किस प्रकार से एग्जामिनर एक और तरीके से पूछ सकता है उस पर चर्चा करते हैं, यही सवाल है ना। सवाल क्या था, 88 ग्राम CO2 गैस का जो आयतन है, मोलर आयतन है, वो आपको ज्ञात करना था, ये प्रश्न याद रखना, ठीक है ना। एक प्रश्न जो मैंने आपको बताया वो याद रखना, जो मैंने आपको करा दिया। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि CO2 गैस के 44.8 लीटर आयतन का द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा प्रश्न घुमा दिया गया है, किस प्रकार से, CO2 गैस के 44.8 लीटर आयतन का द्रव्यमान ज्ञात करो। इस बार जैसे अपन ने पहले वाला सवाल करा उसमें आपको द्रव्यमान दे रखा था और मोलर आयतन पूछ लिया गया था, जो कि अपन ने लास्ट में यहाँ निकाला था ना, कितना आया था, 44.8 लीटर आया था। अब आपसे पूछ लिया गया, मोलर आयतन आपको दे दिया गया है और द्रव्यमान आपसे पूछ लिया गया है, तो बस पहले रिलेशन से करके देखते हैं, उसके बाद सूत्र लगाएंगे, है ना। तो चलो रिलेशन से करके इसको रिलेशन से सॉल्व करते हैं। तो दिया है, सबसे पहले दोनों में यही चीज लिखनी है, रिलेशन में भी और फॉर्मूला में भी। तो दिया है, दिया क्या है, CO2 गैस का मोलर आयतन, CO2 गैस का मोलर आयतन 44.8 लीटर आपको दे रखा है। CO2 गैस का जो मोलर आयतन है वो इतना दे रखा है
ठीक है। और CO2 का अणु भार भी आपको दे रखा है, क्योंकि CO2 आपको दिख रहा है इसलिए इसका अणु भार भी आपको दे रखा है। तो कितना दे रखा है? 44 ग्राम, जो कि अपन को खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है। CO2 को यहाँ अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो उसका अलग का अणु भार होता, अगर यहाँ पर कुछ और होता, कोई सी और सी गैस होती, ऑक्सीजन होती, ओजोन होती, मेथेन होती, कोई सी भी गैस होती, तो उसका एक अलग अणु भार होता, ठीक है ना। तो ये जब आपको सूत्र देते हैं इसका मतलब ये है कि आपको सवाल में अणु भार दे रखा है, दैट्स इट। CO2 का अणु भार आपको दे रखा है, ज्ञात करना है। और देखो और कुछ तो नहीं दे रखा, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये चीजें दिख रही सवाल में, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान, यानी CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। याद है क्या? याद है पहले वाले समय में 88 ग्राम क्या था? 88 ग्राम था, तो उत्तर अपन को 88 ग्राम लाना है। अगर 88 ग्राम आ जाता है तो सवाल अपना सही है, अपन ने सब कुछ सही करा, क्योंकि उसी सवाल को घुमाया गया है, उसी सवाल को घुमाकर मोलर आयतन को आपको दे दिया गया है और ग्राम आपसे पूछ लिया गया, यानी द्रव्यमान आपसे पूछ लिया गया, तो वैसे ही करना है। अब देखो सवाल को रिलेशंस के माध्यम से करते हैं। रिलेशन है ना, यानी संबंध। जो संबंध हमने सीखा, संबंध क्या था? किसी भी गैस के अणु भार का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर होता है। अब इसी रिलेशन को उल्टा कर दो, क्या कर दो? उल्टा कर दो। कैसे? किसी भी गैस का आयतन में उपस्थित द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? किसी भी गैस का आयतन, किसी भी गैस के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान बराबर कितना होता है? गैस का अणु भार। क्या होता है भाई? गैस का अणु भार, यानी किसी भी गैस के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। और ये पूरी बात आ रही है एसटीपी पर, यानी कि रिलेशन क्या है कि 22.4 लीटर बराबर होता है गैस का अणु भार, है ना। रिलेशन क्या है? ये मैंने लैंग्वेज में बताया आपको, ये लैंग्वेज है और ये गणित रूप है। इसका गणित रूप क्या है? 22.4 लीटर बराबर होता है गैस का अणु भार, ठीक है। तो मुझे बताइए गैस का अणु भार, तो गैस का अणु भार मुझे दे रखा है क्या? हाँ, CO2 गैस का अणु भार मुझे दे रखा, कितना देगा? 44 ग्राम। तो 22.4 लीटर बराबर 44 ग्राम होता है। 22.4 लीटर बराबर होता है 44 ग्राम। तो मुझे बताइए 1 लीटर बराबर कितना होगा? 44 ग्राम बटा 22.4 लीटर। तो मुझे बताइए कितने लीटर का गैस करना है मुझे? 44.8 लीटर का गैस करना है। तो 44.8 लीटर बराबर कितना होगा? 44 ग्राम बटा 22.4 लीटर गुणा 44.8 लीटर। तो लीटर से लीटर गया, 22.4 बन जा 22.4 और 22.4 टू जा क्या हो जाएगा? 44.8। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिख सकते हैं 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 88 ग्राम। 88 ग्राम आ गया। 88 ग्राम CO2 का जो आयतन, मोलर आयतन निकाला था वो कितना निकाला था? 44.8 लीटर। आपसे पूछ लिया गया कि CO2 गैस के 44.8 लीटर आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो भी अपन ने निकाल लिया। किसके माध्यम से? रिलेशन के माध्यम से। अब सूत्र लगाओ। सूत्र क्या था अपने पास? अब इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोलर आयतन। मोलर आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या था? गैस का द्रव्यमान, जो कि आपको क्या है दिया है, जो कि किस में होगा? ग्राम में होगा, बटा गैस का अणुभार, गैस का अणुभार जो कि ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई होगा 22.4 लीटर। ठीक है। अब अपन को इसमें से मोलर आयतन तो अपन को दे ही रखा है, सवाल में मोलर आयतन दे रखा है, गैस का अणुभार भी दे रखा है, गैस का अणुभार भी दे रखा है क्योंकि CO2 दे रखा है। गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो गैस के द्रव्यमान को इधर ही रखो।
गैस का द्रव्यमान ज्ञात करने के जो सूत्र होगा वो क्या होगा, गैस का द्रव्यमान बराबर, गैस का द्रव्यमान इधर देखा, इन दोनों चीजों को इधर भेज दिया, ये 22.4 बट्टा गैस का अणुभार है, तो ये यहाँ जाते उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर है पहले से, यहाँ पर क्या है, मोलर आयतन है, तो मोलर आयतन बट्टा मोलर आयतन गुणा यहाँ पर क्या आएगा, गैस का अणुभार, ठीक है, बट्टा 22.4 लीटर, ठीक है, ये लीटर में है, ये ग्राम में है, ठीक है। गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। मोलर आयतन पर वो कितना देखा है, 44.8 लीटर गुणा गैस का अणुभार कितना दे रखा है, CO2 का अणुभार 44 ग्राम या ग्राम और 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर गया, 1 2 फिर से 2 गुणा 44 ग्राम जो कि 88 ग्राम है। तो सूत्र तो ये हो गया, सूत्र तो ये वाला हो गया है ना, ये वाला जो सूत्र है ये हो गया। तो सूत्र से आप जल्दी कर पा रहे हो सवालों को, या आप देख पा रहे हो सूत्र से आप जल्दी कर पा रहे हो, है ना। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि आपको सूत्र भी बताया, और आपको क्या बताया, रिलेशन भी बताया कि वो सूत्र आया कहाँ से। तो ये दूसरा टाइप का सवाल हो गया, जिसमें आपको पहले सवाल में क्या था कि आपको अणुभार दे दिया था, किसी गैस का अणुभार दे दिया था और गैस का द्रव्यमान दे दिया था और आपसे मोलर आयतन पूछ लिया गया था, है ना। दूसरा सवाल क्या था कि आपको मोलर आयतन दे दिया किसी गैस का अणुभार दे दिया और आपसे द्रव्यमान पूछ लिया गया गैस का कि इतने आयतन का द्रव्यमान बताओ। अब सवाल एक और आ सकता है, एक और टाइप का सवाल आ सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है अणुभार के विषय में। अब आपको गैस का नाम दिए बगैर, ध्यान से समझना, अब मान लो आपको गैस ना दिया जाए, गैस का सूत्र नहीं दिया जाए और आपको द्रव्यमान और आयतन दोनों दे दिया जाए गैस का और आपसे पूछ लिया जाए अणुभार बताओ, तो आप क्या बताओगे, तो आप कैसे करोगे सवाल को। जैसे एक सवाल है अपने पास बढ़िया सा, यही सवाल है, इसको घुमाते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, किसी गैस के 88 ग्राम द्रव्यमान का आयतन 44.8 लीटर है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करो। इस गैस का अणुभार ज्ञात करो। वेरी गुड, ध्यान दो, सवाल में दे रखा है किसी गैस के, यानी आपको गैस का नाम नहीं दिया, इसका मतलब गैस का नाम नहीं दिया तो आपको उसका अणुभार नहीं दिया। तो किसी गैस के 88 ग्राम द्रव्यमान का आयतन 44.8 लीटर है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करो। तो इसको भी दोनों तरीकों से करेंगे अपन सॉल्व। ये तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके से पूछा गया सवाल, एक ही सवाल को तीसरे तरीके से, और हर एक सवाल, कोई सा भी सवाल हो वो इन 3 तरीकों से मोलर आयतन में से पूछा जा सकता है। अगर मोलर आयतन का टॉपिक है तो वो उसमें से जो भी सवाल आएगा वो मैंने आपको बता दिया, उसको करने का तरीका बता दिया। 3 ही तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है, या तो आपसे मोलर आयतन पूछे, या तो आपसे द्रव्यमान पूछे गैस का, या फिर आपसे गैस का अणुभार पूछे। बस ये 3 चीजें हैं, ये पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और बाकी डीप जाना है, जैसे नीट की तैयारी और IIT में, तो वहां पर डीपली पूछा जाता है। वो कैसे होंगे, जब आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अपने 11th स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो किसी गैस के 88 ग्राम द्रव्यमान का आयतन 44.8 लीटर है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करो। यानी कि दिया है गैस का द्रव्यमान, क्या दिया है भाई, ग्राम में कितना दिया है, 88 ग्राम। गैस का आयतन कितना दिया है, लीटर में 44.8 लीटर दे रखा है ना। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गैस का अणुभार। मेरी राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह हो रही है, लेकिन आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है।
तो ज्ञात करना है क्या, गैस का अणुभार ज्ञात करना है। गैस का अणुभार ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको रिलेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सूत्र से तो आप खुद भी कर पाएंगे, लेकिन रिलेशन से नहीं कर पाएंगे, तो रिलेशन को समझिए कैसे करेंगे। चूंकि या फिर हम जानते हैं कि 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान, गैस का सॉरी क्या लिखेंगे अपन दिया क्या है उससे लिखेंगे। चूंकि 44.8 लीटर गैस का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 88 ग्राम, ये तो दे रखा है ना। 44.8 लीटर गैस का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 88 ग्राम दे रखा है ना। तो मुझे बताइए 1 लीटर गैस का द्रव्यमान कितना होगा, 88 ग्राम बटा 44.8 लीटर, ठीक है। लेकिन अपन को क्या ज्ञात करना है, गैस का अणुभार ज्ञात करना है। और गैस का अणुभार गैस के कितने आयतन के बराबर होता है, गैस का जो अणुभार होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। गैस का जो अणुभार होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 22.4 लीटर में कितना द्रव्यमान होगा, ध्यान से समझना। 44.8 लीटर गैस का द्रव्यमान इतना था, तो 1 लीटर का इतना होगा। तो मुझे बताइए 22.4 लीटर का कितना होगा। क्यों हम 22.4 लीटर बोल रहे हैं, क्योंकि 22.4 लीटर आयतन, किसी गैस की 22.4 लीटर का जो आयतन में उपस्थित द्रव्यमान होता है, पीछे मैंने लिखा था 22.4 लीटर, किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसके उस गैस के अणुभार के बराबर होता है। पीछे मैंने लिखा था, तो रिवाइज करके देख लेना। तो उसके बराबर होता है, तो उस रिलेशन को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते कि 22.4 लीटर में कितना होगा, 88 ग्राम 44.8 लीटर गुणा 22.4 लीटर। तो लीटर से तो लीटर गया, 1 2 और 44, तो 44 ग्राम, ठीक है। वही एक सवाल था स्टार्टिंग वाला, वो एक ही सवाल था, उसी को घुमा घुमा के अपन ने काम करा, है ना। CO2 वाले सवाल था। अब देखिए ये 44 जो ग्राम आया वो CO2 का ही तो अणुभार है जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था। यानी कि ये आप समझिए, अगर इस सवाल को अपन किससे सॉल्व करते हैं, सूत्र से। मान लीजिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, सूत्र से सॉल्व करते हैं सवाल को, यानी किसी गैस का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। मोलर आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या था, एक सूत्र याद रखना है, सूत्र भी 3 याद नहीं रखने। मोलर आयतन का सूत्र क्या था, गैस का द्रव्यमान जो कि दिया है बटा गैस का अणुभार ग्राम में गुणा 22.4 लीटर। अब यहाँ पर आपको गैस का अणुभार ज्ञात करना था, तो गैस के अणुभार को यहाँ लेके जाओ, पहले इधर लेके जाओगे गैस के अणुभार को, तो गैस का अणुभार बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो गैस का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में जो दिया हुआ है, बटा ये इधर आएगा तो मोलर आयतन जो कि लीटर में है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अब गैस का अणुभार ज्ञात करना है, तो गैस का द्रव्यमान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था मेरे को, 88 ग्राम दिया हुआ था, 88 ग्राम भाई साहब लिख दो। मोलर आयतन जो कि दे रखा था मेरे को 44.8 लीटर, 44.8 लीटर, बहुत बढ़िया। और फिर ये ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। काटो, लीटर से लीटर गया, ये 1, ये 2 से ये 44, तो क्या आया, 44 ग्राम आया। तो सूत्र से भी आप काम कर सकते हो, यदि सूत्र ज्ञात है तो सूत्र से भी वही आंसर, और यदि रिलेशन ज्ञात है तो रिलेशन से वही आंसर, ठीक है। तो 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर अपन मोटे तौर पर अगर रिवाइज करना चाहें, मोलर आयतन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहें कि अपन ने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले तो अपन ने परिभाषा सीखी,
है ना। किसी भी गैस के अणु भार का मात्रा दाब पर आयतन, यानी मानक ताप एवं दाब पर आयतन कितना होता है, उसका मोलर आयतन कहलाता है, जिसका मान 22.4 लीटर होता है। ठीक है, पहली बात अपन ने समझी। फिर हमने समझा कि जो मोलर आयतन है, मोलर आयतन है, इसमें तीन चीजें काम आती हैं। मोलर आयतन में तीन चीजें काम आती है। पहला गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, जो दिया हुआ होगा आपको, है ना, दिया है यदि मोलर आयतन आपसे पूछा है तो। दूसरा गैस का अणुभार, है ना, गैस का अणुभार जो कि ग्राम में होगा, जो कि आपको सूत्र से पता चलेगा, गैस के सूत्र से पता चलेगा, है ना, गैस के सूत्र से पता चलेगा। जैसे कि CO2 है तो CO2, H2 है तो H2, O2 है तो O2, CH4 है तो CH4, ऐसे कर आपको पता चलेगा। तीसरा आपको दे रखा होगा गैस का द्रव्यमान, गैस का अणुभार, और तीसरा आपको 22.4 लीटर, ये मल्टीप्लाई या भाग में आता रहेगा, है ना। तो ये तीन चीजें, या फिर आप मेनली इन दो चीजों को देखो। ठीक है, तो गैस का द्रव्यमान और गैस का अणुभार, ये दो चीजें हैं जो कि मोलर आयतन में फिट बैठती हैं। ठीक है, और सूत्र अपन ने इसी से बनाया था। जो सूत्र था वो क्या था, सूत्र की बात करें तो मोलर आयतन बराबर होता है गैस का द्रव्यमान जो कि दिया है बटा गैस का अणुभार मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ये सूत्र था। इस सूत्र का उपयोग कर आप कहीं से भी घुमा फिरा के काम कर सकते हैं। और रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशन, पहला रिलेशन, किसी भी गैस के अणुभार का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, पहली बात। फिर दूसरी बात हमने समझा, किसी भी गैस के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान बराबर होता है उस गैस के अणुभार के बराबर होता है, दूसरी बात। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज से अपना मूल कंसेप्ट जो था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे दो टॉपिक और बचे फर्स्ट चैप्टर के, वो कंप्लीट होते हैं अपना पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।